नमस्कार। आज की इस वीडियो में अर्नेस्ट हेमिंगवे के उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, यानी द ओल्ड मैन एंड द सी की जो कहानी है वो कहाँ पर कहाँ पर घटित होती है। तो जो ऑप्शंस हैं उनमें सही जवाब है क्यूबा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन द नॉवल ओपन्स, जब उपन्यास खुलता है या शुरू होता है, हाउ मैनी डेज हैज़ इट बीन सिंस सेंटियागो लास्ट कॉट अ फिश, यानी कितने दिन हो चुके हैं जब अंतिम बार सेंटियागो ने मछली पकड़ी थी। तो जो ऑप्शंस हैं उनमें सही जवाब है 84 डेज, यानी 84 दिन हो चुके हैं। रट लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 3, हेमिंगवे सेज एवरीथिंग अबाउट सेंटियागो इज ओल्ड एक्सेप्ट व्हाट। हेमिंगवे का कहना है, यानी जो ऑथर है, उपन्यास का लेखक, उसका कहना है कि सेंटियागो की हर चीज़ बूढ़ी है। बूढ़ा आदमी है, द ओल्ड मैन टाइटल में ही आता है। तो बूढ़ा आदमी है, उसकी हर चीज़ बूढ़ी है सिवाय एक चीज़ के। तो वो कौन सी चीज़ है जो उसकी बूढ़ी नहीं है? उसकी आंखें, हिज आईज। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डज मेनोलिन नो लॉन्गर फिश विद सेंटियागो। तो मेनोलिन उसका अप्रेंटिस है, एक लड़का है, बच्चा है जो कि उसके साथ मछली पकड़ना सीख रहा है। तो अब उसके साथ मछली पकड़ने वो क्यों नहीं आता मेनोलिन? तो जो ऑप्शंस हैं उनमें सही जवाब है हिज पेरेंट्स हैड टोल्ड हिम टू फिश विद अदर्स। काफ़ी दिनों तक जब सेंटियागो कोई मछली नहीं पकड़ पाता तो मेनोलिन के माँ बाप को लगता है कि इस बूढ़े को कुछ नहीं आता, मछली पकड़ना नहीं आता, तो क्यों मैं हमारा बच्चा इनके साथ मतलब सेंटियागो के साथ टाइम वेस्ट करे। तो वो दूसरे जो मछुआरे हैं उनके साथ भेज देते हैं उसके पेरेंट्स। इसको भी याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन सेंटियागोज वॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल कि इनमें से कौन सी तस्वीर सेंटियागो की दीवार पर नहीं लगी हुई है ना। आप लोग भी घर में लगाते हैं दीवारों पर तस्वीरें, तो इसकी झोंपड़ी में कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। पिक्चर ऑफ फिदेल कास्ट्रो, पिक्चर ऑफ वर्जिन डिकोवर। ये पहले भी मैंने जब इसका कैरेक्टर स्केच आपको करवाया था, सेंटियागो का कैरेक्टर स्केच मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो वहाँ ये बताया भी था आपको। तो ये सारी तस्वीरें हैं, लेकिन टिंटेड फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी की तस्वीर नहीं है। तो डी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हु इज सेंटियागोज फेवरेट बेसबॉल प्लेयर। सेंटियागो का प्रिय बेसबॉल प्लेयर कौन है? जो डिमैगियो। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन व्हाट मंथ डज द स्टोरी टेक प्लेस। तो ये जो कहानी घटित होती है सितंबर के महीने में घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऑफ व्हाट डिड सेंटियागो ऑलवेज ड्रीम। सेंटियागो हमेशा किसके सपने देखता रहता है? वो शेरों के सपने देखता रहता है, लॉयंस के सपने देखता रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वेयर इज सेंटियागो ओरिजिनली फ्रॉम। तो मूल रूप से सेंटियागो कहाँ से है? केनरी आइलैंड से है। डी सही जवाब रहेगा। फिर व्हाट डज सेंटियागो कॉल द सी। तो सेंटियागो समुद्र को क्या कहता है? ला मार कहता है। मतलब कि उसके लिए जो समुद्र है एक खूबसूरत औरत की तरह है। औरतों को जैसा उनकी मानसिक स्थिति है चांद से प्रभावित होती है। और समुद्र में जो ज्वार उठता है, जिस दिन फुल मून नाइट होती है समुद्र में ज्वार उठता है, तो जैसे औरतों के बारे में कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। उनका कभी हाँ कभी ना, इस तरीके से कभी वो फेवर्स देती हैं कभी फेवर्स नहीं देती हैं। और तो समुद्र भी उसके लिए उसी तरीके से है, एक खूबसूरत औरत की तरह है, तो इसलिए वो उसको लामार कहता है। तो ये क्वेश्चंस भी ये वाला जो क्वेश्चन है घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है कि लामार का क्या मतलब होता है और सेंटियागो समुद्र को लामार क्यों कहता है। तो उसका मानना है सेंटियागो का कि समुद्र की जो हरकतें हैं वो खूबसूरत औरतों की या खूबसूरत लड़कियों की हरकतों की तरह होती हैं, है ना, और वो मेनली चांद से प्रभावित होती हैं, तो इसलिए वो उसको लामार कहता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड मेनोलिन गिव टू सेंटियागो बिफोर ही लेफ्ट। तो जाने से पहले मेनोलिन सेंटियागो को क्या देता है? तो वो सार्डाइंस देता है।
फिर देखिए सार्डाइन मछली होती है। फिर व्हाट डज सेंटियागो रेफर टू एज एक्वामाला द होर, तो सेंटियागो एक्वामाला द होर किसको कहता है? तो वो पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, यानी जो पुर्तगाली लड़ाके हैं उनको एक्वामाला द होर बोलता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इन हिज यूथ यानी अपनी युवावस्था में ऑन व्हाट काइंड ऑफ शिप डिड ही वर्क, किस प्रकार की शिप पर वो काम करता था? तो वो एक टर्टलिंग पर काम करता था। जवाब ए है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द ओल्ड मैन एंड द सी इज अ, तो ओल्ड मैन एंड द सी एक नोवेला है। नोवेला मतलब छोटा उपन्यास है। बेसिकली नॉवल काफ़ी वॉल्यूमिनस होते हैं, लेकिन ये एक छोटा उपन्यास है तो इसलिए नोवेला कहा जाता है। द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज पब्लिश, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि ओल्ड मैन एंड द सी प्रकाशित कब हुआ था? 1952 में। फिर क्वेश्चन नंबर 16, द नॉवल वॉज अवॉर्डेड, इस उपन्यास को कौन सा पुरस्कार मिला था? पुलिट्जर प्राइज। फिर देखिए, द नॉवल इज़ रिटन बाय, तो ये उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? आप जानते ही हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ओल्ड मैन, तो बूढ़े आदमी का नाम सेंटियागो है। और 19वां सवाल देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेंटियागोज अप्रेंटिस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। मैनोलिन इस बच्चे का जो नाम है, अप्रेंटिस है जो उसके सुपरविज़न में सीख रहा है मछली पकड़ना, वो मैनोलिन है। फिर चलिए, आपने देखा नहीं होगा, अभी देख लीजिए, और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर डज द ओल्ड मैन गो टू एंड हिज अनलकी स्ट्रीक, यानी उसका जो बदनसीबी चल रही है, अपनी बदनसीबी को ख़त्म करने के लिए ये बूढ़ा आदमी किधर जाता है? तो वो द गल्फ़ स्ट्रीम की तरफ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, व्हाट काइंड ऑफ फिश डज द ओल्ड मैन फाइनली हुक, किस प्रकार की मछली अंततः वो पकड़ता है? तो वो मार्लिन, अंततः वो मार्लिन मछली को पकड़ता है। फिर फॉर हाउ मैनी डेज इज़ द ओल्ड मैन पुल्ड बाय द फिश, तो कितने दिन तक वो मछली उसको खींचती रहती है? 2 दिन तक। मार्लिन बहुत ज़बरदस्त मछली है, बहुत बड़ी मछली है, तो 2 दिन तक वो उसको खींचती रहती है। फिर हाउ डज द ओल्ड मैन लूज़ द फिश, मछली पकड़ने के बावजूद वो उसको कैसे खो देता है? तो जवाब है इसका, इट इज़ ईटन बाय शार्क्स, शार्क मछलियाँ उसको खा जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 24, हाउ लॉन्ग वॉज द फिश द ओल्ड मैन कॉट, तो जो मछली यानी मार्लिन जो बूढ़े आदमी ने पकड़ी थी वो कितनी लंबी थी? 18 फीट लंबी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द वर्ड फॉर वर्स्ट काइंड ऑफ अनलकीनेस, तो सबसे बुरे तरीके की बदनसीबी के लिए क्या शब्द है जो इस उपन्यास में प्रयोग किया गया है? वो सलाओ वर्ड है, याद रखिएगा। जिस क्वेश्चन को मैं बोल रही हूँ कि वो इम्पोर्टेंट है, तो मान लीजिए कि वो इम्पोर्टेंट है ना। जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं, आपका एग्ज़ाम का पेपर देखते हैं, तो बाद में आप बताते हैं कि हाँ आपने इम्पोर्टेंट बताया था और ये एग्ज़ाम में आया था। तो ये जो सलाव वर्ड है, ये सबसे बुरे तरीके की बदनसीबी के लिए यूज़ किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज एन, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे एक अमेरिकन ऑथर है। इम्पोर्टेंट है सवाल, ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन, तो नोबेल पुरस्कार अर्नेस्ट हेमिंगवे को 1954 में मिला। सेंटियागो डोनेट्स द हेड ऑफ द फिश टू, तो सेंटियागो मछली का सिर डोनेट करता है पेड्रिगो अ फेलो फिशरमैन को। फिर क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन डिड द नोवेल विन पुलिट्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन, यानी अच्छा इनको पुलिट्जर प्राइज़ कब मिला अर्नेस्ट हेमिंगवे को? वो 1953 में मिला। फिर क्वेश्चन नंबर, द लकी नंबर फॉर सेंटियागो इज़, तो सेंटियागो के लिए जो लकी नंबर साबित होता है 85 साबित होता है, क्योंकि 84 डेज तक वो कोई मछली नहीं पकड़ पाता। फिर सेंटियागो कुड नॉट कैच फिश बिकॉज ही इज़, सेंटियागो कोई मछली नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो बदनसीब रहा, इतने दिन अनलकी था। फिर सेंटियागो ड्रीम्स ऑफ, तो सेंटियागो जो अक्सर सपने देखता है, अफ्रीकन बीचेस के सपने देखता है। ये सही जवाब है।
तो अभी तक ये जो 32 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे वो सारे ही अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट थे। उनको आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। अभी जो ये क्वेश्चंस करा रही हूँ इनमें भी कुछ इम्पोर्टेंट हैं, कुछ अनइम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एक बार सबको पढ़ लीजिए। और हो सकता है कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट भी होंगे जो अभी हुए थे उनमें से। यहाँ पहला क्वेश्चन देखिए, वेयर वॉज हेमिंगवे बॉर्न एंड रेज्ड। तो हेमिंगवे कहाँ पैदा हुआ था और पला बढ़ा था? तो ओक पार्क, इलिनॉइस में वो पला बढ़ा था, पैदा हुआ था, अमेरिका में है। तो अच्छा, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये भी याद कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ दोनों मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं। डेट ऑफ बर्थ 21 जुलाई 1800, सॉरी गड़बड़ है, नहीं सही है, 1899, 21 जुलाई 1899 ये डेट ऑफ बर्थ है। और 2 जुलाई 1961 ये डेट ऑफ डेथ है। ये भी अक्सर पूछ ली जाती है, हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं होती कि किस डेट को किस सन में पैदा हुआ व्यक्ति, किस सन में मरा, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं ये दोनों चीज़ें। ये दोनों आप तैयार रखिएगा। और ये नोबेल प्राइज़ वाला क्वेश्चंस पहले ही आ चुका है, नोबेल प्राइज़ वाला और पुलिट्ज़र प्राइज़ वाला, लेकिन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ मैंने फिर से मेंशन किए हुए हैं आपके लिए। नोबेल प्राइज़ 1954 में मिला और पुलिट्ज़र प्राइज़ 1953 में मिला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेमिंगवेज पेरेंट्स कुड बी डिस्क्राइब्ड एज। तो हेमिंगवे के पेरेंट्स को कैसे हम वर्णन कर सकते हैं? उनका हार्श डिसिप्लिनेरियन, हार्श माने कठोर होते हैं, और डिसिप्लिनेरियन जो कि अनुशासन पर बहुत ध्यान देते हैं। कुछ लोग, कुछ माँ बाप होते हैं ना, बच्चों को बहुत डांट के रखते हैं, बहुत डिसिप्लिन में रखते हैं, अनुशासन में रखते हैं, तो उस टाइप के पेरेंट्स कह सकते हैं आप हेमिंगवे के पेरेंट्स को। फिर हाउ मैनी अवार्ड्स हैज़ ही वन फॉर लिटरेचर। तो लिटरेचर के लिए टोटल 4 अवार्ड्स मिले हैं हेमिंगवे को, हालांकि ये क्वेश्चंस इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। व्हाट एज डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे लिव टू। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे कितने साल जिंदा रहा? तो अभी आपने डेट ऑफ बर्थ देखी ही है, 1899 में पैदा हुआ और 1961 में उसकी मृत्यु हो गई, तो टोटल 61 ईयर्स बनते हैं। तो वो 61 ईयर्स तक जिंदा रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वाई वॉज हेमिंगवे रिजेक्टेड फ्रॉम द अमेरिकन मिलिट्री सर्विस। तो अमेरिकन मिलिट्री सर्विस से उसको क्यों रिजेक्ट किया गया? अच्छा, यहाँ पर देखिए बुक में जो आंसर इन्होंने दे रखा है वो सी दे रखा है कि उसकी हाइट ज़्यादा कम थी, ही वॉज टू शॉर्ट, ये आंसर दे रखा है। लेकिन मैंने कई जगह से कंफर्म करने की कोशिश की तो मुझे ये नहीं मिला कि वो बहुत छोटा था इसलिए रिजेक्ट हुआ। मुझे जो जवाब मिला, कई जगह से मिला, कि उसकी आई साइट पुअर थी, आई साइट उसकी ख़राब थी, इसलिए उसको अमेरिकन मिलिट्री सर्विस से रिजेक्ट किया गया। तो इसीलिए मैंने फिर ये मार्क किया हुआ है और बुक के आंसर को मैंने गलत किया हुआ है। मैं आपके लिए कोशिश ये करती हूँ कि कोई भी जवाब आपके पास गलत ना पहुँचे, इसलिए कई जगह से कंफर्म करके तभी मैं अपलोड करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद व्हाट डिड हेमिंगवे जॉइन एंड पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो हेमिंगवे ने पार्टिसिपेट किया, ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट को द इटालियन रेड क्रॉस। तो इटालियन रेड क्रॉस के माध्यम से उसने ज्वाइन किया, क्योंकि आर्मी से रिजेक्ट हो गया पुअर आई साइट की वजह से, लेकिन इटालियन रेड क्रॉस के माध्यम से उसने ज्वाइन किया। फिर अर्नेस्ट एंड हेडली मूव्ड टू। तो ये उनकी पत्नी है, 4 शादियां की हैं हेमिंगवे ने। अमेरिका में ये आम बात है, एक शादी की, उसके साथ नहीं निभी, तलाक दे दिया, दूसरी कर ली, फिर उसके साथ नहीं निभी तो उसको भी तलाक दे दिया, तीसरी कर ली, तो ये वहाँ आम बात है। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे की पत्नी का नाम है और ये दोनों शादी करके कहाँ चले गए? पेरिस चले गए। तो ये भी मैंने जैसा आपको बताया बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, अब दे रखे हैं तो आप इनको एक बार पढ़ लीजिए, लेकिन वो 32 क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। फिर देखिए क्वेश्चन 8th, हेमिंगवे लिव्ड इन पेरिस ड्यूरिंग व्हाट डिकेड। तो 1920s के दौरान हेमिंगवे पेरिस में रहा, यानी अपनी पत्नी हेडली को लेकर वो पेरिस चला गया था।
फिर क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज हेमिंगवेज राइटिंग मेंटर इन पेरिस। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है सवाल कि पेरिस में हेमिंगवे के लिए कौन मेंटर था, यानी उनका पथ प्रदर्शक था, वो गर्ट्रूड स्टेन। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब इसके नीचे मैंने एक टर्म लिखा हुआ है, आइसबर्ग थियरी। ये अभी तक जहाँ भी जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं उनमें कहीं भी ये फ्रेज़ नहीं आया, ये टर्म नहीं आया आइसबर्ग थियरी। तो आप सोच रहे होंगे ये मैडम ने क्या लिख रखा है। ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो किसी भी बुक में यहाँ दे नहीं रखा, लेकिन आपके लिए जानना ज़रूरी है। ये आइसबर्ग थियरी एक ऐसा राइटिंग स्टाइल है जो कि अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ही कोइन किया था, उन्होंने ही इसको ईजाद किया आप कह सकते हैं। और ये थियरी ऑफ ओमिशन भी कहलाती है। ओमिट, OMIT, ओमिट का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, बिन अनकहा छोड़ देना। तो बहुत सारी बातें होती हैं जो अनकही छोड़ दी जाती हैं, जो कि सोच लिया जाता है कि जो रीडर है वो खुद अंदाज़ा लगा लेगा। तो मिनिमलिस्टिक थियरी भी आप इसको कह सकते हैं, मिनिमलिस्टिक स्टाइल आप इसको कह सकते हैं कि कम से कम बातें कहता है, ये उसका स्टाइल है। तो ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, और आप नहीं भी पूछा जाए तो भी आपके लिए अर्नेस्ट हेमिंगवे के कंटेक्स्ट में जानना ज़रूरी है कि आइसबर्ग थियरी क्या है। ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी कई बार पूछा जाता है, नेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया है, आइसबर्ग थियरी किससे रिलेटेड है, किसने कॉइन किया और इसका मतलब क्या है। तो तीनों चीज़ें आप याद रखिएगा, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने कॉइन किया, और आइसबर्ग थियरी का मतलब होता है मिनिमलिस्टिक स्टाइल, यानी कुछ बातों को अनकहा छोड़ देना, है ना, थियरी ऑफ ओमिशन। तो मैंने इतना बड़ा इस पर भाषण दिया इसलिए कि आपको याद रहे। कई बार आपकी शिकायत होती है कि मैडम आप एक चीज़ को लंबा खींचती हैं। मेरा लंबा खींचने में फालतू टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर किसी चीज़ को लंबा खींच रही हूँ इसका मतलब वो चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा इसको, आइसबर्ग थियरी। अब ये कुछ क्वेश्चंस जो मुझको बेहद फालतू लगे, बेहुदा लगे, आपके लिए जानने की कोई मतलब ही नहीं है, वो मैंने बिल्कुल काट दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हेमिंगवेज फर्स्ट नॉवल वॉज नेम्ड। तो हेमिंगवे का जो पहला उपन्यास है वो द सन ऑल्सो राइजेस, सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हेमिंगवेज सेकेंड वाइफ वॉज नेम्ड। हालांकि ये भी कोई इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, 4 बीवियाँ थीं उसकी, तो चारों बीवियों को याद रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन दे रखा है, देख लीजिए। पॉलिन फेफर ये उसकी दूसरी बीवी है, पहली का नाम हेडली था जो अभी आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए, विच नॉवल वॉज कंसिडर्ड हेमिंगवेज मोस्ट क्राउनिंग अचीवमेंट एंड वन हिम द पुलिट्जर प्राइज़। तो कौन सा उपन्यास है जो हेमिंगवे का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अचीवमेंट माना जाता है, उपलब्धि मानी जाती है, और जिसके लिए उसे पुलिट्जर प्राइज़ मिला। तो दो यही है जो आपके सिलेबस में है, द ओल्ड मैन एंड द सी। फिर क्वेश्चन नंबर 16, हेमिंगवेज फोर्थ एंड लास्ट वाइफ। तो मैंने कहा 4 बीवियाँ हैं, लेकिन ये बुक वाला चाहता है कि आप उसकी बीवियों के नाम जानें, तो उसकी चौथी और अंतिम बीवी थी मैरी वेल्श। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द लास्ट बुक दैट हेमिंगवे रोट वॉज। तो जो लास्ट बुक थी उसकी वो थी अ मूवेबल फीस्ट। आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ये सवाल। और ये पॉस्थुमस मैंने आपको लिख दिया है कि पॉस्थुमसली ये पब्लिश हुई थी। पॉस्थुमस का मतलब होता है जो किसी ऑथर के मरने के बाद पब्लिश होती है किताब, या पॉस्थुमस चाइल्ड भी होता है, बच्चा भी होता है। तो पिता मर गया, उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, तो वो पॉस्थुमस चाइल्ड भी बोला जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी टाइम्स डिड अर्नेस्ट हेमिंगवे मैरी इन हिज लाइफ टाइम। तो वो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, उसने अपनी लाइफ टाइम में 4 शादियाँ की थी। फिर हेमिंगवे डाइड इन वॉट ईयर। तो हेमिंगवे किस साल उसकी मृत्यु हुई, ये मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ। 1961 में उसकी शादी नहीं हुई, उसकी डेथ हुई। 4 शादियाँ हुई थी। चलिए, यहाँ तो हमारे यहाँ तो एक ही शादी मान्य होती है। मान्य का तलाक लेके तो खैर हमारे यहाँ भी 4 हो जाती हैं। शायद थरूर साहब ने, शशि थरूर साहब की 4 हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। हेमिंगवे डाइड बाय। तो हेमिंगवे ने सुसाइड की थी। देखो कई बार मैं आपको डिस्कस करती हूँ बीच बीच में चीज़ें कि आपने एक शादी की,
आप उसके साथ नहीं निभा पाए, है ना, बहुत जल्दी आपने उसको तलाक दे दिया, चाहे जो भी वजह रही हों। फिर आपने दूसरी की, आप उसको भी नहीं निभा पाए, वहाँ उससे भी आपने तलाक कर लिया। तीसरी कर ली, वहाँ भी आपने तलाक लिया। इसका मतलब ये है कि सारी औरतें तो गलत नहीं हो सकती ना, सामने वाले ही हमेशा गलत नहीं हो सकते, आपके अंदर कमी होगी। तो इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत होती है उस वक्त के, आपके अंदर जो कमी है आप उसको दूर करें। तो हेमिंगवे साहब बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, बहुत फेमस व्यक्ति थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई कमी रही होगी, जिसकी वजह से 4 शादियों में ये एडजस्ट नहीं कर पाए और अंततः इन्होंने सुसाइड की। यानी 61 साल की उम्र में जो मरे हैं वो, तो बाय सुसाइड मरे हैं। तो अपने आप से नाराज़ थे कहीं ना कहीं। तो कोशिश कीजिए लाइफ में एडजस्टमेंट्स करने की। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी डेज हैड द ओल्ड मैन गॉन विदाउट कैचिंग अ फिश। तो ये पहले भी आ चुका है सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए कि 84 दिन तक वो मछली नहीं पकड़ पाया था। 84 डेज इसका सही जवाब है। और ये क्वेश्चन जो मैंने पहले भी आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर से देखिए यहाँ भी रिपीट हो रहा है। द बॉयज़ पेरेंट्स से दैट द ओल्ड मैन इज़ सलाऊ। दूसरी तरीके से पूछा गया था उस बुक में ये सवाल, यहाँ दूसरी तरीके से पूछा गया है, लेकिन जिस तरीके से भी पूछा जाए आपको एग्ज़ाम में आता ही है ये क्वेश्चन कि जो ओल्ड मैन है उसको सलाओ कहा गया है, और सलाओ का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस वर्ड मीन। द वर्ड, तो इसका मतलब होता है द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, यानी सबसे बुरे तरीके से जब आप बदनसीब होते हैं सलाओ कहा जाता है। एक और वर्ड मैंने स्पेनिश वर्ड आपके लिए लिखा है सेलेडो, है ना, तो उसका मतलब साल्टी होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सेंटियागोज आइज़ वर नॉट ओल्ड। ये पहले भी आ चुका है कि सेंटियागो एक बूढ़ा आदमी है, उसकी हर चीज़ बूढ़ी हो चुकी है, उसकी बॉडी का हर पार्ट बूढ़ा हो चुका है, लेकिन कुछ एक पार्ट ऐसा है उसका जो बूढ़ा नहीं है, और वो क्या है, उसकी आंखें। दे वर द सेम कलर ऑफ द सी। उसकी आंखें कैसी हैं, समंदर जैसा उनका रंग है, तो समंदर का रंग ब्लू होता है, नीला रंग है उसकी आंखों का। एंड वर ब्लैंक स्पेस एंड ब्लैंक स्पेस, तो चीयरफुल एंड अनडिफीटेड, उसकी आंखें चीयरफुल हैं, खुशी से भरी हुई हैं और अनडिफीटेड हैं, उनमें हार नहीं है, किसी चीज़ से हारना नहीं सीखा उसकी आंखों ने। तो बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, हाउ डिड द अदर फिशरमैन ट्रीट द ओल्ड मैन एंड हाउ डिड ही फील। तो दूसरे मछुआरे उस बूढ़े आदमी को कैसे ट्रीट करते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और वो क्या महसूस करता है। तो सही ऑप्शन, दे मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक बनाते हैं। बट इट डिड नॉट मेक हिम एंग्री, लेकिन इससे सेंटियागो नाराज़ नहीं होता, वो कूल रहता है। तो यही आपका एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। लोग तो आपका मजाक बनाते ही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, कूल रहना है, नाराज़ नहीं होना है। नाराज़ होना भी है तो उसको एक सही मोड़ देना है, अपनी नाराज़गी को अपनी आगे की प्रगति का आधार बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट यूज्ड टू हैंग ऑन द वॉल्स ऑफ द ओल्ड मैन शैक। शैक मतलब कि जो झोंपड़ी होती है उसको शैक बोलते हैं। तो बूढ़े आदमी की झोंपड़ी की दीवारों पर क्या लटका होता था, दैट ही हैड टू रिमूव बिकॉज इट मेड हिम टू लोनली। अच्छा, ये पहले आया था क्वेश्चन, और उसकी दीवार पर क्या लटका हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ दी गई है जो वहाँ पर दिखाई गई थी कि मिसिंग है, उसकी दीवार पर नहीं है। तो कभी हुआ करती थी लेकिन उसने हटा दी, क्योंकि वो चीज़ उसको बड़ा अकेलापन महसूस कराती थी, है ना, तन्हाई वो महसूस करता था। वो चीज़ क्या थी जो उसने हटा दी थी, अ पिक्चर ऑफ हिज वाइफ, उसकी पत्नी की तस्वीर, है ना। तो उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, तो उसकी तस्वीर उसको और तन्हा महसूस कराती थी, और इसलिए उसने अपनी पत्नी की तस्वीर दीवार से हटा दी। फिर देखिए, व्हाट डज द ओल्ड मैन से इन हिज अलार्म क्लॉक, इज़ हिज अलार्म क्लॉक। तो बूढ़ा आदमी क्या कहता है कि कौन सी चीज़ है जो उसकी अलार्म क्लॉक है, तो वो एज के लिए कहता है, अपनी उम्र के लिए कहता है कि उसकी जो उम्र है वो अलार्म क्लॉक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 28, द ओल्ड मैन ऑलवेज थॉट ऑफ द सी एज ला मार। तो जो बूढ़ा आदमी है वो हमेशा समुद्र को ला मार कहता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। व्हाट डज दिस मीन, तो
ला मार का मतलब है अ वुमन ही लव्ड, है ना, एक ऐसी औरत जिससे उसको मोहब्बत है, तो वो समंदर को फीमेल मानता है। जबकि दूसरे लोग क्या कहते हैं समंदर को, एल मार कहते हैं, एल मार मैस्कुलिन है, तो बाकी लोग एल मार कहते हैं, और सैंटियागो समंदर को ला मार कहता है, जिसका मतलब मैंने पहले भी बताया एक खूबसूरत औरत, और जिस औरत से उसको मोहब्बत है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, वॉट हैज़ हर्ट द ओल्ड मैन्स आइज ऑल ऑफ हिज लाइफ। तो वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा से उस बूढ़े आदमी की आंखों में चुभती रही है, तो वो है द अर्ली मॉर्निंग सन, यानी अलग सुबह का सूरज। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 30, विच क्रिएचर डज द ओल्ड मैन लव, यानी किस क्रीचर से, किस प्राणी से उस बुज़ुर्ग को प्यार है, तो सी टर्टल्स से उसको प्यार है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज द ओल्ड मैन ईट फॉर स्ट्रेंथ, तो अपने आप को एनर्जी देने के लिए, ताकत देने के लिए वो क्या खाता है, वाइट टर्टल एग्स खाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट डिड द ओल्ड मैन ड्रिंक एवरी डे दैट वाज गुड फॉर फाइटिंग कोल्ड्स, यानी ठंड से लड़ने के लिए जो अच्छा था, क्या ऐसी चीज़ थी वो हर दिन पीता था। ऑल ऑफ द अदर फिशरमैन हेटेड इट, बाकी फिशरमैन उससे नफ़रत करते थे, तो वो शार्क लिवर ऑयल पीता था। फिर व्हाट कंट्री डज द स्टोरी टेक प्लेस, कौन से जगह पर ये घटना घटित होती है, तो क्यूबा में घटित होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, व्हाट इज़ द यंग बॉयज़ नेम हु इज़ सैंटियागोज ओनली फ्रेंड, तो इसका नाम पहले भी आया था, मैंने कहा था आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो लड़का कौन है जो सैंटियागो का एकमात्र दोस्त है, और वो है मैनोलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 35, द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, कब प्रकाशित हुआ, ये मैंने पहले भी बताया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1952, 1952 में। द नोवेला टेल्स द स्टोरी ऑफ, तो ये जो उपन्यास है, नोवेला है, और ये कहानी किसकी बताता है, द ओल्ड मैन एंड हिज फ्रेंड, तो जो बूढ़ा आदमी है और उसका दोस्त, यानी मैनोलिन आप कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब्स हेमिंगवेज राइटिंग्स बेस्ट, तो हेमिंगवे की जो लेखन है उसको इनमें से कौन सा विशेषण सबसे अच्छे तरीके से वर्णित करता है, तो ऑटोबायोग्राफिकल, यानी आत्मकथात्मक। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, द स्टोरी इज़ सेट इन, तो ये पहले भी आ चुका है, क्यूबा ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, ये जो कहानी घटित होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, सैंटियागो ऑफन ड्रीम्स अबाउट, सैंटियागो अक्सर सपने देखता है लायंस, शेरों के। क्वेश्चन नंबर 40, द स्टोरी द ओल्ड मैन एंड द सी इज टोल्ड फ्रॉम एन एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव, एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव मतलब जो इसको कहानी को सुना रहा है आपको, वो एक ओमनीशिएंट नरेटर है ना, तो वो एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव जो बाहर से देख रहा है वो आपको कहानी सुना रहा है, तो डी सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 41, एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल, कहानी की शुरुआत में सैंटियागो इज़ डिस्क्राइब्ड एज, तो सैंटियागो को का वर्णन किया जाता है कैसे, सलाऊ, विच इज़ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, पहले भी आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस डज सैंटियागो अटर टू हिमसेल्फ मोस्ट फ्रीक्वेंटली वाइल एट सी, तो इनमें से क्या चीज़ है जो सैंटियागो अक्सर कहता है जब वो समंदर में अकेला है, समुद्र में अकेला है, तब वो बोलता है, आई विश द बॉय वर्स हियर, काश लड़का यहाँ होता, काश मैनोलिन यहाँ होता, तो समुद्र में वो अकेलापन महसूस करता है, तब ये शब्द बोलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 43, हाउ फॉर हाउ लॉन्ग डज सैंटियागो रेसल विद द मार्लिन, तो कितना वक्त वो रेसल करता है, मतलब संघर्ष करता है मार्लिन के साथ, तो सैंटियागो 2 days and 2 nights संघर्ष करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंटियागो एंड मैनोलिन बोथ लाइक, सैंटियागो और मैनोलिन दोनों को ही पसंद है बेसबॉल, और बेसबॉल का जो सबसे ज़्यादा फेमस प्लेयर है
है ना, डिमेगियो, वो उनका फेवरेट है, तो उसको भी उसका नाम भी याद रखिएगा। फिर वेयर डज द स्टोरी टेक प्लेस, कई बार आ गया ये सवाल, लेकिन हर बार मैं आपको बोलती हूँ ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहानी कहाँ घटित होती है, क्यूबा में घटित होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, व्हेन द नॉवल ओपन्स, जब उपन्यास खुलता है, हाउ मैनी डेज हैड इट बीन सिंस सैंटियागो लास्ट कॉट अ फिश, तो ये पहले भी आ चुका है, 84 दिन से उसने कोई मछली नहीं पकड़ी। क्वेश्चन नंबर 47, हेमिंगवे सेज एवरीथिंग अबाउट सैंटियागो इज ओल्ड एक्सेप्ट व्हाट, तो उसकी आंखों के अलावा हर चीज़ बूढ़ी है, पहले भी आ चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, वाई डज मैनोलिन नो लॉन्गर फिश विद सैंटियागो, अब सैंटियागो के साथ मैनोलिन मछली क्यों नहीं पकड़ता, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया है और कहा है कि दूसरों के साथ मछली पकड़ो, हिज पेरेंट्स हैव टोल्ड हिम टू फिश विद अदर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर हंग ऑन सैंटियागोज वॉल, तो इनमें से कौन सी चीज़, मैंने ये क्यों मार्क कर दिया, सैंटियागो की दीवार पर नहीं है, तो इसमें से टिंटेड फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ, डी होना चाहिए यहाँ पर, ए इसने दे रखा है और मैंने भी इसको ए मार्क कर दिया, ये नहीं, ये आएगा, ठीक है, टिंटेड फोटोग्राफ ऑफ हिज वाइफ, उसकी वाइफ की फ़ोटो वहाँ पर नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ सैंटियागोज फेवरेट बेसबॉल प्लेयर, तो मैंने पहले भी बताया और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है सवाल, जो डिमेगियो। फिर वेयर इज़ सैंटियागो ओरिजिनली फ्रॉम, सैंटियागो मूलतः कहाँ का है, कैनरी आइलैंड्स का है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये सवाल भी। फिर क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट डज सैंटियागो कॉल द सी, तो सैंटियागो समुद्र को क्या कहता है, ला मार कहता है, याद रखिएगा। व्हाट डिड मैनोलिन गिव सैंटियागो बिफोर ही लेफ्ट, तो जाने से पहले उसने सार्डाइंस दी थी, कई बार सवाल रिपीट हो रहे हैं। व्हाट डज सैंटियागो रेफर टू एज एक्वामाला, तो द होर, तो एक्वामाला द होर कह के किसको पुकारता है सैंटियागो, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपके लिए, ये भी दूसरी बार आया है। फिर फिशरमैन कॉल ऑल फिश ऑफ दैट स्पेसीज वॉट, तो ट्यूना जो फिश है उसकी कई स्पेसीज होती हैं, लेकिन जो मछुआरे हैं वो उस स्पेसीज की सारी ही मछलियों को ट्यूना कह के ही पुकारते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 56, हाउ डीप वॉज द लाइन ऑन विच द मार्लिन बिट, तो वो लाइन कितनी लंबी थी जिसमें मार्लिन ने काटा, यानी मार्लिन आके फंसी थी, तो 100 फैदम्स लंबी थी। जो समुद्र की गहराई है वो फैदम्स में नापी जाती है ना, जैसे धरती पर जो दूरी होती है वो किलोमीटर्स में नापी जाती है, जो स्पेस में दूरी है वो किलोमीटर्स में नहीं नापी जाती, वो आपको मालूम है किस में नापी जाती है, वो लाइट ईयर्स में नापी जाती है, वो भी याद रखिएगा, कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। तो स्पेस में जो डिस्टेंस है वो लाइट ईयर्स में नापी जाती है, धरती पर हम मीटर किलोमीटर में नापते हैं, और समंदर की जो गहराई है, समुद्र में हम गहराई को फैदम्स में नापते हैं। और समुद्र में जो आगे जैसे हॉरिजॉन्टली जो दूरी होती है उसको नॉटिकल माइल में नापते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 57, सैंटियागो थॉट द लाइट ऑफ व्हाट सिटी वुड गाइड हिम होम, तो किस शहर की रोशनी उसको घर की ओर ले जाएगी, उसका पथ प्रदर्शन करेगी, सैंटियागो सोचता है, तो किस शहर की, हवाना की, क्यूबा की राजधानी हवाना है। फिर वाई डज सैंटियागो होप द मार्लिन विल जंप, तो सैंटियागो को ये उम्मीद क्यों है कि मार्लिन कूदेगी, तो उसको उम्मीद है कि इट विल फिल इट्स एयर सैक्स एंड नॉट बी एबल टू डाइव डीप, कि उसके जो एयर सैक्स हैं यानी जो छिद्र हैं उनमें हवा भर जाएगी और वो ज़्यादा गहरी नहीं डूब पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 देखिए, व्हाट ह्यूमिलिएटिंग थिंग हैपन्स टू सैंटियागोज लेफ्ट हैंड वाइल ही इज़ ट्रैकिंग द मार्लिन, तो उसके लेफ्ट हैंड को, बाएं हाथ को क्या हो जाता है जो कि उसके लिए ह्यूमिलिएटिंग भी है, उसके लिए शर्मनाक भी वो महसूस करता है।
तो वो क्या है, इट क्रैम्प्स, उसमें क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स क्रैम्प हो जाती है ना, कभी कभी हम लोगों की भी हो जाती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डज सेंटियागो सी दैट मेक्स हिम रियलाइज नो मैन वॉज एवर अलोन ऑन द सी। तो सेंटियागो को ऐसा क्या दिखाई देता है कि उसको अनुभव होता है कि मनुष्य, कोई भी मनुष्य समुद्र में कभी अकेला नहीं होता। तो उसको दिखाई देता है अ फ्लॉक ऑफ डक्स, बतखों का एक झुंड। फिर क्वेश्चन नंबर 61, हाउ मैनी फीट लॉन्गर दैन सेंटियागोज स्केफ इज़ द मार्लिन। तो सेंटियागो की जो नाव है उससे कितनी बड़ी है मार्लिन। तो मार्लिन आपने पहले पढ़ा ही कि 18 फीट लंबी है, तो वो 2 फीट ज़्यादा लंबी है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इंजरी डस जो डिमेगियो हैव दैट सेंटियागो ऑब्सेस अबाउट। तो सेंटियागो के जो दिमाग में हमेशा रहती है, जो डिमेगियो को वो चोट थी, क्या चोट थी, बोन्स पर। फिर क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, वेयर वॉज द ग्रेट नीग्रो फ्रॉम अगेंस्ट होम सेंटियागो आर्म रेसल्ड इन हिज यूथ। तो अपनी जवानी में सेंटियागो ने पंजा लड़ाया था नीग्रो से। तो वो नीग्रो कहाँ का था, तो ये भी इम्पोर्टेंट तो है आपके लिए, CNFUGO से था। काफ़ी डिफ़िकल्ट स्पेलिंग भी है, तो याद रख लीजिएगा। और वैसे भी ऐसा नाम है, आपको देखते ही आप मार्क कर देंगे दिमाग में, कहीं ना कहीं आपके रहेगा ये ऐसा नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, हाउ लॉन्ग डिड सेंटियागो आर्म रेसलिंग मैच लास्ट। तो सेंटियागो का वो जो पंजा लड़ाने वाला मैच था कितना लंबा चला, 24 आवर्स चला, यानी ऑल डे एंड ऑल नाइट। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट वॉज सेंटियागो कॉल्ड आफ्टर हिज आर्म रेसलिंग मैच। तो ये जो पंजा लड़ाने वाला मैच था, इसके बाद सेंटियागो को क्या कहा गया, एल कैंपियन उसको कहा गया, ये इसका मतलब होता है द चैम्पियन। फिर व्हाट डज सेंटियागो डू टू इंक्रीज ड्रैग ऑन द बोट। तो जो नाव है उसके खींचने की ताकत बढ़ाने के लिए सेंटियागो क्या करता है, टाइज 2 ओर्स टुगेदर अक्रॉस द स्टर्न। तो जो ओर चप्पू को बोलते हैं, तो वो 2 चप्पुओं को आपस में बांध देता है। फिर हाउ डज हेमिंगवे डिस्क्राइब सेंटियागोज आइज। तो ये तो पहले भी आ चुका है कि सेंटियागो की जो आंखें हैं उनका कलर समुद्र के कलर के जैसा है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, हु इज़ सेंटियागोज हीरो। तो सेंटियागो का जो हीरो है वो जो डिमेगियो है, यानी वही बेसबॉल प्लेयर। फिर 69 क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपन्स टू मेक सेंटियागो कर्स द ट्रेजरी ऑफ हिज ओन बॉडी। तो सेंटियागो कहता है कि उसकी खुद का शरीर उसके साथ गद्दारी कर रहा है। तो किस वजह से कहता है, हिज हैंड क्रैम्प्स, उसके जो हाथ हैं उसमें क्रैम्प आ जाता है उसकी बाह में, इस वजह से वो कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हाउ डज सेंटियागो फाइनली किल द मार्लिन। तो अंततः सेंटियागो मार्लिन को कैसे मारता है, ही हार्पून्स इट थ्रू द हार्ट। तो उसके हार्ट में होके अपना हार्पून, यानी वो जो उसका भाला है उसको घुसा देता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 71, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द शार्क्स टू अराइव एंड अटैक द मार्लिन। यानी शार्क्स को कितना वक्त लगता है आने में और मार्लिन पर अटैक करने में। तो 1 आवर, 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में अटैक कर देती हैं शार्क्स। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं एक अलग वीडियो में अपलोड करूँगी, क्योंकि फिर दिक्कत होती है, कुछ बच्चों के डेस्क्रिप्टिव हैं एग्ज़ाम, कुछ के ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।